जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में जो एलीट कैप्चर है, इसके ऊपर बात करना चाह रहा हूं कि एलीट कैप्चर जिसमें ये कहा जाता है कि जो किसी भी मुआशरे के जो बड़े पावरफुल तबके होते हैं, वो रिलीजियस एस्टेब्लिशमेंट हो या सोशल क्लासेस हों, पॉलिटिकल पावर्स, फैमिलीज हों, एस्टेब्लिशमेंट हो, और बहुत सारे जो इकोनॉमिक जो बिजनेसमैन होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं और अपनी मर्जी से वो चीजें करते हैं, वो फंड्स अपनी मर्जी से लगा लेते हैं। पाकिस्तान में भी यही फैक्टर काफी हद तक देखा जाता है कि यूएनडीपी की रिपोर्ट आई थी रिसेंटली, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि तकरीबन जो पाकिस्तान की जो अशराफिया है, जो पावरफुल लोग हैं, वो तकरीबन सालाना हर साल तकरीबन 17 बिलियन डॉलर के जो करीब रकम है उसको समझे हड़प कर जाते हैं। आज इस सिलसिले में बात करने के लिए मैंने रिक्वेस्ट की साजिद तारड़ साहब से, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बिजनेसमैन है, लॉयर हैं अमेरिका में, और डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बड़ा काम किया, रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर हैं और एनालिसिस बहुत अच्छा करते हैं। तारड़ साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया सर। My pleasure and Assalamu alaikum to all of you viewers. थैंक यू सर। तार साहब, आपसे जो सवाल करना है वो ये है कि ये जो एलीट कैप्चर है, जो मैंने आपको यूएनडीपी का रेफरेंस भी दिया और आपकी अपनी भी इस हवाले से काफी रिसर्च है कि ये पाकिस्तान का बहुत बड़ा मसला है। जैसे हम यहाँ पे बात करते हैं कि जैसे पिछले 20 साल में बहुत सारे पैसे वॉर एंड टेरर के मद में आए, फिर पाकिस्तान में बहुत सारे डिक्टेटरशिप भी थी, पैसा इधर उधर लग गया, फिर उससे पिछले 20 साल चले जाएं तो कोल्ड वॉर में भी उस वक्त भी हालात इसी तरह के, पैसे का कोई पता नहीं चला, डेवलपमेंट नहीं हो सकी, अभी हमें चीनी पैसे से डेवलपमेंट करनी पड़ रही है। सर, ये एलीट कैप्चर को पाकिस्तान के रेफरेंस से आप कैसे देखते हैं? जरा काइंडली हमें इस पर जरा एनलाइटन करें। चीमा साहब, आपने खासकर मेरी आज वो कहते हैं दुखती रग छेड़ दी है, क्योंकि मैं खुद एक ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं बल्कि पाकिस्तान की हालात की वजह से दर बदर हो रहा हूँ, महाजर होकर अमेरिका में फिर रहा हूँ। उसके पीछे उसकी वजूहात क्या है, उसके पीछे अवामिल क्या है? मैं अपनी और पाकिस्तान की बदनसीबी पे सबसे पहले बात करने से एक फैज अहमद फैज का शेर जो है वो नजर करना चाहूंगा। वो कहते हैं, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, चलते हैं दबे पांव कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही बस उनकी सजा है। और ये एक हाकिम की नहीं, मैं थोड़ा इस पे पीछे भी जाना पसंद करूंगा, सब इंडो पाक हिस्ट्री पे और पाकिस्तान की हिस्ट्री पे, कि ये चीजें शुरू कहां से हुई, हम कौन लोग हैं, हम कौम है या हजूम है या एक नेशन है, क्या है, हम एक मुल्क है, हमारा मुल्क किस तरह बना, किन वजूहात पे बना। मैं थोड़ा सा, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं बोलना चाहूंगा। जी। ये करप्शन जो इसकी, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट की करप्शन है, इस पे मैं ये बताना चाहूंगा सबसे पहले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इंडिया पाकिस्तान, जो हमारा इंडिया था, इसको बरतानिया राज ने 4 लाख पाउंड पे लीज पे दिया। उन्होंने 4 लाख पाउंड की डील थी, कलेक्ट करके, और उसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पैसे बनाने थे, लेकिन कुछ करप्शन की वजह से, उस वजह से पैसे ना बन पाए तो खसारे में जा रही थी ईस्ट इंडिया कंपनी भी। ये हिस्टोरिकली प्रूवन है। उसके बाद चलते हैं आगे, पाकिस्तान बनाने की वजूहात क्या थी? उसमें एक रिलीजन था और इकॉनमी थी साथ। मुसलमानों के हालात बिल्कुल बहुत बदतर थे सब कॉन्टिनेंट में, स्वाय लोअर क्लास जाबे, लोअर क्लास बिजनेसेस, और ऑलमोस्ट देवर लाइक अनटचेबल, और इनकी बेसिस पे पाकिस्तान बनाया गया। पाकिस्तान का सबसे, यहां मैं शुरू करूंगा कि पाकिस्तान का जो पहला केस था करप्शन का, मैं बताना चाहूंगा कि वो क्या, कौन सा केस था, और आज भी उसी जगह पे हम खड़े हैं। 1947 में जब पहला करप्शन का केस जो किया था, वो लाड़काना के अयूब खोड़ो साहब ने किया था। वजीर आला थे सिंध के, वो पहले नामजद वजीर आला थे, और साथ उन्होंने, देखें कितने सोफिस्टिकेटेड थे, कि सिंध ऑब्जर्वर एक न्यूज़पेपर था, उसके मालिक थे। करप्शन क्या की कि एक लिनोटाइप, एक प्रिंटिंग मशीन थी, अमेरिकन मशीन थी। वो आते ही, वो क्योंकि जब पाकिस्तान के हिस्से में आई तो वो सिंध को उसका, क्योंकि उस वक्त कैपिटल सिंध था, तो वो सिंध गवर्नमेंट के हिस्से में आई और वो मशीन कराची में गई, कराची वालों को मिली, सिंध वालों को। और क्योंकि अयूब खोड़ो साहब खुद चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने उसको वहां से गायब कराया और अपनी मलकियत में, और उन्होंने बड़ा पैसा उस पर बनाया।
ये एक उनको क्रेडिट जाता है, एक उनको एजाज हासिल है कि पहला डाका भी लाड़काना से शुरू हुआ, हिस्टोरिक। अब उसके बाद गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे उस वक्त के गवर्नर, और कायदे आजम थे उस वक्त अभी जिंदा थे। उन्हें इस करप्शन का मालूम था। उन्होंने, गवर्नर ने, हिदायतुल्लाह साहब ने, गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह साहब ने वजीर आला से पुलिस की पावर, वो इंस्टीट्यूशन उनसे वापस ले लिया, इंटीरियर मिनिस्ट्री, ताकि ये पुलिस पे इंफ्लुएंस न कर सके। लेकिन उस बंदे की खुशकिस्मती देखें अयूब खोड़ो साहब की, कि उसके कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वाज वेरी मच इंटरेस्टेड इन, और वो कि इस केस का डिसीजन, क्योंकि पहला करप्शन का केस है, तो वो ज्यादती ये हुई कि कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना वो भी वफात पा गए, और उनके साथ ही अगले साल जो गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह थे वो भी वफात पा गए, और अयूब खोड़ो साहब उसके बाद फिर एक दफा वजीर आला बने। लेकिन ये बुनियाद शुरू हुई उस वक्त करप्शन का, पहला केस था। यहां पे अब मैं ये बताना चाहूंगा अपनी सारी स्टडी और रिसर्च की बेस पे कि पाकिस्तान, किसी मुल्क में भी करप्शन ब्यूरोक्रेसी के बगैर नहीं हो सकती, ये अप्रूवन। और मैं थोड़ा सा, मैं दरमियान में एक पीस मिस कर गया हूं कि ब्यूरोक्रेसी में हालात किस तरह बने। ब्यूरोक्रेसी के हालात इस तरह बनते थे कि जब महाराजा रंजीत सिंह को डिफीट किया ब्रिटिश लोगों ने, तो उन्होंने पंजाब के ऊपर जब कब्जा किया इस पूरी स्टेट पे, तो वो सिखों की बजाय मुसलमानों को प्रमोट करते थे। और प्रमोट उन्होंने किस तरीके से किया? उन्होंने जमीनें देनी शुरू कर दी। उन्होंने जो खानदान, जिस तरह टवाने हैं, नून ग्रुप है, दौलताने हैं, चट्ठे हैं, ये सारे ग्रुप, उन्होंने इनको जमीनें दी और इनके लड़कों को ऑनरेरी मैजिस्ट्रेट बनाना शुरू कर दिया। उनको लिवी काउंसिल की मेंबरशिप देनी शुरू कर दी। उनको ब्यूरोक्रेसी, उनको हुकूमत, एक ऐसा एलीट तबका क्रिएट करने की कोशिश की जो कि रूल करे उनके ऊपर, एज द ब्रिटिश। बल्कि इसमें मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी बताना चाहूंगा एक इसमें, कि सबसे पहले जो था, जो एक्ट बना है जिसका, उस 1773 में था, रेगुलेटरी एक्ट था, लेकिन बाद में चल के वही सिविल सर्विस एक्ट बना 1773 का। और सबसे पहला जो ग्रुप था उसको हैलेबरी कॉलेज 1861 में सबसे पहले उनको ट्रेनिंग के लिए इंग्लैंड ले जाया गया, और वो एक ब्यूरोक्रेसी की बुनियाद रखी गई। और उसके बाद मैं ये बताना चाहूंगा कि मैं बल्कि अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा, मैं पाकिस्तान से खुद पढ़ के आऊं, इसमें मैं मेंशन करूंगा कि मेरे अपने क्या एक्सपीरियंसेस हैं इनके बारे में। लेकिन इसमें कुछ चीजें मैं बिलखसूस आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा जो मेरे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की करप्शन की। पाकिस्तान, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी में मशहूर था। पाकिस्तान के इंट्रोडक्शन में, अमेरिका में बैठा हूं, बड़ा इंटरनेशनली ट्रैवल करता हूं। The minute the word Pakistan come up, what comes in their mind is a दहशतगर्दी। सेकंड चीज करप्शन है, प्रोडक्ट है वहां की। इसमें भी बड़ा मशहूर है। नाइजीरिया बहुत पीछे है, वी आर वे अबव अपने करप्शन में और दूसरी चीजों में। और मैं इस पे खास कर ये बताना चाहूंगा कि आपके देखने वालों को कि हमारी करप्शन पे किन किन लोगों ने बात की। सबसे पहले कैंडलीसा राइस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रही है अमेरिका की, उन्होंने अपनी बुक न्यू हायर ऑनर, अपनी बुक में उन्होंने पेज नंबर 606 से लेकर 612 तक पाकिस्तान की करप्शन की स्टोरियां लिखी। उसके बाद ये रिपब्लिकन साइड से, अब मैं दूसरी साइड पे ओबामाज वार आप बुक पढ़ें तो उसके पेज 136 से 137 पे पाकिस्तान के बारे, छोटा सा मुल्क है आप देखें अमेरिका के मुकाबले में, लेकिन ओबामा साहब को भी इतना पता था कि किस तरीके से करप्शन हो रही है। उनके पेज नंबर 136 से 137 के ऊपर पाकिस्तान की करप्शन की स्टोरी है। और ये मैंने पहले बता चुका हूं कि पाकिस्तान में, अच्छा आगे चलते हैं थोड़ा सा, मैं बड़ा, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट आपने जो मुझे छेड़ा। पाकिस्तान का पहला मार्शल लॉ एक ब्यूरोक्रेट ने लगाया था, सिकंदर मिर्जा साहब ने। ये उनको एजाज हासिल था कि वो किस तरीके से, अच्छा उसमें एक मैं छोटी सी, जब इसकी सिविल सर्विस की बुनियादें रखी जा रही थी, तो दिस सिविल सर्विस वाज हायर देन जुडिशरी एंड द आर्मी। ये दोनों उसके नीचे थी। पहली दफा सिकंदर मिर्जा साहब ने जब मार्शल लॉ लगाया तो उन्होंने पार्टनरशिप में साथ सदर अयूब साहब को लेकर आए। सो सदर अयूब और सिकंदर मिर्जा, आज जो कुछ भी पाकिस्तान है, दे आर द फाउंडर ऑफ इट। आज जो कुछ भी हो रहा है, जिसको आप अशरफिया कह रहे हैं, अब तो इस वक्त बात यहां तक जाती है कि मुल्क के अंदर आपको दूध का खालिस गिलास नहीं मिल सकता कहीं से। अब बल्कि लोग तो कहते हैं ना, जिस तरह ट्रिकल डाउन, इमरान खान साहब ने कहा जी मैं ठीक होऊंगा तो सारी दुनिया ठीक हो जाएगी, आप सारा ये। आप मुझे ये बताएं, आपका एक मजदूर भी करप्ट है, उसने जो 2 दिन का काम है वो 6 दिन में करता है। आपका सब्जी देने वाला भी
मैंने कई वीडियो आप देख चुके हैं कि फ्रूट बेचने वाला थैला पकड़ाता कुछ है, नीचे कुछ और रखा होता है उसने। अब मुझे ये बताएं, जब पूरी की पूरी कौम का मिजाज ही एक चेंज हो जाए। मैंने इसमें देखा है करप्शन की डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल, वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको ये कहता है कि जब आपके ऊपर कोई कोई आपको पावर अथॉरिटी दी जाती है, आपके ऊपर इत्मीनान किया जाता है, आप उसको अब्यूज करते हैं और किस तरीके से आप अपनी प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए उसके लिए फायदा उठाते हैं। अब उसमें इसी चीज को बात करते हुए आगे चलूंगा। इस वक्त हम कहां खड़े हैं। आपको जिस तरीके से बताया कि शुरू से 1947 से लेकर 1962 में, बल्कि हमारा ईस्ट पाकिस्तान अलहदा तो 70s में जाके कहीं हुआ, लेकिन 1962 में उसकी अलहदगी की बातें शुरू कर दी थी इन्होंने। हायर लेवल पे थे, ये कहते थे यार, क्योंकि वो मेजॉरिटी में आते थे असेंबली में, 300 सीटें थी, 160 पैसे तो वो ले जाते थे। 1962 में उन्होंने कहना शुरू कर दिया था, भुट्टो साहब ने और कुछ ग्रुप ने शुरू कर दिया करना कि इनको को यार ये अलग हो जाए। तो बल्कि मुझे अभी अब उस बंगाली बंदे का नाम भूल रहा, उसने कहा था सिंस वी आर इन मेजॉरिटी वी विल कीप द नेम ऑफ पाकिस्तान, आप अपना अलग मुल्क को बना लो बनाना। लेकिन आप अंदाजा लगाएं, भुट्टो साहब, अब मैं थोड़ा सा भुट्टो साहब की बात छेड़ी तो ये भी बताना चाहूंगा कि हिस्ट्री में मैंने पढ़ा कि भुट्टो साहब किस तरीके से उन्होंने सिकंदर मिर्जा से अपने रिलेशनशिप एस्टेब्लिश किए, किस तरीके से वो जाते थे, जाके कराची उस वक्त कैपिटल था, जाके बार बार उनकी रिसेप्शन पे अपना कार्ड, बिजनेस कार्ड छोड़ के आते थे, किस तरीके से वो उन्होंने इंटरेस्ट लिया, किस तरीके से जस्टिस मुनीर ने सिकंदर मिर्जा के मार्शल लॉ को जायज करार दिया। मेरा मकसद इसमें एक दिन में तो सारा कुछ नहीं हुआ ना, तो 73 साल का डाका है ये, और अभी तक रुकने का नाम नहीं आ रहा। मैं आखिरी बात जो आपके करंट हालात पे ले जाना चाहता हूं, करंट हालात आपके ये हैं कि पहले दो पार्टियां बनी हुई थी, आपकी नून लीग थी, आपकी पीपल्स पार्टी थी, आपकी ब्यूरोक्रेसी डिवाइडेड थी। आपकी ब्यूरोक्रेसी आधे अफसर पीपल्स पार्टी के थे, आधे नून लीग के थे। एक आता था, दूसरा ओएसडी बना दिया जाता था, कुड्डे लाइन लगा दिए जाते थे, राजनपुर लगा दिया जाता था, ये केसेस बना दिए। इस वक्त क्या चल रहा है, इस वक्त हालात ये हैं, जब थर्ड पार्टी आई है, इमरान खान साहब जब आए हैं, तो ब्यूरोक्रेसी कंफ्यूज है कि इनके साथ क्या किया जाए, क्योंकि अभी तक उनकी अपना गैंग उनका ब्यूरोक्रेसी में नहीं बन सका। दूसरे कुछ वाकयात ऐसे अभी चल रहे हैं आहद चीमा साहब के जिस तरह, कि इस वक्त आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है और नॉन कंप्लायंस है, काम नहीं कर रही। अब उसकी मैं सबसे बड़ी मिसाल आपको दूंगा, वो ये है कि कोविड के मास्क पहनाने के लिए भी आपको फौज की जरूरत पड़ी, क्योंकि आपकी ब्यूरोक्रेसी ने जवाब दे दिया। वैक्सीनेशन लाने के लिए चाइना फौज गई। तो ये हालात के आपके करंट चल रहे हैं। तो अच्छा, दूसरा उसमें देखें आप, उनकी ट्रेनिंग के हालात अभी भी वही, जिस तरह वायसराय को ट्रेन किया जाता है, इसी तरीके से ब्यूरोक्रेसी को ट्रेन किया जाता है। चिमा साहब, मैं अपना पर्सनल वाकया आपको सुनाना चाहूंगा लाजमी के। मैं जब हॉस्टल में रहता था, मुझसे एक सीनियर लड़का, उसने सीएसएस कर लिया, वो ट्रेनिंग कर रहा था, सीएसएस की, उसने पीसीएस जुडिशरी किया। तो वो ट्रेनिंग अभी कर रहा था, तो एक दिन मेरे पास आया कमरे में, तो वो बिल्कुल चुप चुप, पहले जिस तरह आपसे सीनियर तक गप्पे लगाता था, सारे दोस्तों ने फील किया कि यार समथिंग इज रॉन्ग, ये बीमार है, ये क्या वजह, को डिप्रेस है। मैं उसको मोटरसाइकिल पे जब छोड़ने वापस गया, उसकी एकेडमी में छोड़ने, मैंने रास्ते में उससे पूछा, मैं कहा यार बात है, आज आप बड़े चुप चुप हो, क्या वजह। सारे दोस्तों ने भी ये फील किया। उसने कहा हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है कि सिविलियन के साथ मिक्सअप नहीं होना। वो बंदा करप्शन में जाके एज एडिशनल सेशन जज पकड़ा गया, कोई 100 तमाशे हुए, वो छोड़ गया। लेकिन जो लड़के मेरे साथ उस कमरे में बैठे थे, कई हाईकोर्ट जज बने उसके। तो असल में एक ट्रेनिंग माइंडसेट आपको बताया जाता है कि यू आर अ रूलिंग पार्टी, आपने इनका खून चूसना है। आपने देखे किस तरीके से ये बेइज्जती करते हैं ब्यूरोक्रेट, कमरे में बुला के आपको कुर्सी ऑफर नहीं करेंगे। ये दे आर वेरी ट्रेंड। असल में बात ये है कि इनको, मैंने एक प्रोग्राम में अगले दिन एक छोटी सी बात की थी, देखें कौम का माइंडसेट क्या है। पाकिस्तान में इस वक्त शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता को नहीं देता। आप मुझे ये बताएं, आज आप पाकिस्तान का टेस्ट करना है तो इस तरीके से करते हैं, अखबार में इश्तिहार दें, एक लेक्चरर के लिए लड़की का रिश्ता दरकार है तो एक एएसपी या एसी का रिश्ता दरकार है, मतलब दोनों 17 ग्रेड के। आप देख लेते, जब आपकी कौमों के मिजाज ही बदल जाए, जब आपका ईमान ये बन जाए कि करप्शन करप्शन करप्शन, और तीसरी एक बात, करप्शन को जायज करार दिया। सबसे बड़ी जो ज्यादती ये है कि आपके पास रोल मॉडल ही कोई नहीं है कौम के पास इस वक्त।
इज्जत नाम की चीज खत्म हो चुकी है। उसकी मिसाल आपने अगले दिन असेंबली में देख ली, शुरफा की। आपने, ये सारे वो लोग हैं जो 15-15, 20-20 करोड़ इलेक्शनों पे लगा के आते हैं। और देखें, मैं आपके देखने वालों को ये जरूर बताना चाहूंगा, असेंबली में तो उन्होंने मारी किताबें। कल किसी इनमें से किसी वजीर का, किसी फौजी का, किसी जस्टिस की बच्ची का, बच्चे की शादी हो, इन सब ने फिर इकट्ठा हो जाना है वहां पे। वहां पे कह रहे हो मेरा साईं, और मेरा यार, और मेरा जिगर, वहां एक दूसरे को इस तरह मिलते हैं। कौम के लिए, आपके लिए, मेरे लिए इन्होंने ड्रामा कर रखा है वहां पे। मेरा मकसद है कि एक पस्तियों से, और सबसे, देखिए ना, जिस तरह मैंने आपको शेर में बताई ये बात, कि जब आप हक की बात पे यकजा नहीं होते, वो जिस तरीके से हमारा मजहब भी ये कहता है कि आप जिस तरह की कौम होगी उसी तरह का हाकम आपके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाएगा। आपके पास हर बंदे के हाथ में, पाम में एक कंप्यूटर है, सेलफोन। हर बंदे को पता है इस बात का कि करप्शन कौन कौन कर रहा है। हर बंदे को पता है एनआरओ कौन कौन रेड है। हर एक बंदे को पता है कि आज के हालात में देख के हैरान हो रहा हूं। अभी आपका बजट पे ऊपर डिबेट नहीं हुई, लेकिन पेट्रोल 2 रुपए 32 पैसे महंगा हो चुका है। अभी बजट अभी डिस्कशन हो रही है। लेकिन जब असल में बात यह है कि जब आपको पता हो कि आपकी करप्शन भी छुप जाएगी, आपके, मेरा मकसद आपके डाके अरबों रुपयों की छुप जाएंगे, आपके पिज़्ज़े छुप जाएंगे, आपकी हर शे छुप जाएगी, तो फिर वो कहते हैं हु केयर्स। अमेरिका में यह कह जाता है, गोरे कहते हैं फोन रिकॉर्ड करें, हु केयर्स, ये हु केयर्स वाली गल हो गई। मेरा मकसद है कि कोई हिसाब नहीं। बल्कि मैं तो समझता हूं कि इंसान सब, चीमा साहब, करप्शन इंसानी जिबिलत में है। इसकी मैंने यहाँ पे बड़ी, अभी भी कारोबार करता हूं, इसमें मेरे हिसाब से बिजनेस में यह कहा जाता है कि अपॉर्चुनिटी चोरी की सबसे बड़ी वजह होती है। जब अपॉर्चुनिटी होती है, जब ये मिलके इन्होंने अलायंस कर लिया है कुछ तबकों ने पाकिस्तान में, जिसमें ब्यूरोक्रेसी, अब तो आपकी ब्यूरोक्रेसी में फौज और अदलिया को भी ब्यूरोक्रेसी के नाम से ये आके, जब इन्होंने सबने मिलकर अलायंस बना लिया है कि मुल्क को खाना है, तबाह करना है, और दुबई और लंदन और अमेरिका में प्रॉपर्टियां बनानी है, ये अलायंस हो चुका है against the country. It's an alliance, it's a corruption alliance against the Pakistan and the Pakistani people. चाहे उसमें वो आपके बिजनेसमैन हो, देखिए कौन सा माफिया छोड़ा आपने, शुगर माफिया, आटा माफिया, बिजली माफिया, और उसमें, और अदलिया के हालात आप देख लें। जितने इफ्तिखार हुसैन चौधरी साहब की मूवमेंट में जिन्होंने 2-2 थप्पड़ खाए थे वकीलों ने, सारे इस वक्त जज हैं। ये आपके अदलिया का स्टैंडर्ड। और कोई मेरा मकसद इस वक्त, वो कहते हैं इस हमाम में सारे नंगे, ये टोटल सारे का सारा अलायंस जो है, इट इज फॉर करप्शन ओनली। ऑब्जेक्टिव ये है कि लूटना है पाकिस्तान, और को भागना किस तरह। आप सोच नहीं सकते कि आपके जिन तबकों को मैंने नाम लिया, इनके भाइयों, इनकी बीवियां, इनके बच्चों के पास कैनेडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन सिटीजनशिप्स, अपना प्लान भी तैयार करके रखते हैं कि अगर करप्शन में पकड़े गए तो किस तरह भागना है, या रिटायर होके किस तरह भागना है। और इनको देखने वाला, इनको कोई नहीं है, चेक एंड बैलेंस कोई नहीं है, नो रिस्पेक्ट फॉर नथिंग। मेरा अलमिया ये है, मैं बल्कि कई दफा ये कहता हूं, मुझे कई दफा मेरे बच्चे पूछते हैं, डैडी कि why you came to America to begin with? My father was a very successful lawyer, 50s में लॉ स्कूल में गए। मैं हमेशा उनके, since I'm a political scientist, मैंने सारी जिंदगी पॉलिटिकल साइंस, मैं उनको कहता हूं पॉलिटिकल रिफ्यूजी। मेरे हालात मेरे लिए ऐसे बना दिए गए थे पाकिस्तान में कि मुझे छोड़ना पड़ा पाकिस्तान। और वाकई ये बात ठीक है कि ऐसे कई लोग हैं, हम लोग जो हम पाकिस्तान के दर्द के लिए सुबह शाम यहां बैठ के रोते हैं। अफसोस की बात है कि हम जा नहीं सकते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मुझे याद है मतलब मेरे बच्चे और कुछ फैमिली मेंबर, या दे आर वर्किंग वेरी हार्ड टू मेक दिस कंट्री स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। कई ऐसे साइंटिस्ट में देखे हैं जो कहते हैं वी विश कि वी हैव अ कंट्री टू गो वर्क फॉर। जो यहाँ पे इतना ऐसा ब्रेन पाकिस्तानी सेकंड जनरेशन है यहाँ पे, आप सोच नहीं सकते। लेकिन अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जा नहीं सकते। पाकिस्तान में जाता है, उनको इबरत का निशान बना दिया जाता है। वहां इस वक्त आपकी ट्रेंड ये चल रहा है कि मैं आपको एक छोटी सी, आप शफा हॉस्पिटल आपका एक मिसाल है, बनाने वाले सारे अमेरिकन डॉक्टर थे, मेजॉरिटी वापस आ चुके हैं। मैं आपके पास इस वक्त ट्रेंड ये है कि बच्चा यहां से डिग्री लेके पाकिस्तान जाता है, लोकल आपके जो जितने अफसर हैं उसके खिलाफ गैंग अप हो जाते हैं। गैंग अप इस तरीके से होते हैं कि ये हमारी करप्शन ना निकाल ले, हमारे हथकंडे जो हमने प्रोसीजर बनाए रखे हैं किस तरह लूटना है,
वो बाहर ना आ जाए। मेरी बच्ची, मैं दूसरी मिसाल, मेरी बच्ची पेम्स में रिसर्च करने गई थी कि हाउ टू इंप्रूव द इमरजेंसी रूम्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। उसके सारा अमला उसके खिलाफ गैंगअप हो गया था वहां कि ये कोई ऐसी रिपोर्ट ना निकाल ले या ऐसी चीजें ना निकाल के अपना थीसिस बना ले कि जिसपे हम सारे बेनकाब हो जाए। तो अगर ये एक माइंडसेट होगा तो तरक्की किस तरीके से होनी है। और देखिए सबसे बड़ी, देखिए मार्शल लॉ लगते रहे, फौज आती रही है, कोड़े मारती रही है, लेकिन कौम को ठीक नहीं कर सकी। इसमें मैं उसको भी कसूरवार कहूंगा। द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट आपके देखें ऑर्गेनाइजेशन क्या है इसकी, आपकी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट, आपकी मिलिट्री, अगर वो भी कौम को साफ नहीं कर सकी, कौम को सही ट्रैक पे नहीं ला सकी, तो आप बताएं आपका क्या सोल्यूशन है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपको एक दो जो आपने बात की जस्ट इसको सप्लीमेंट करता है, जो मैं वो टीपू रांझा साहब आपके और हमारे दोस्त हैं, मैं उनके पास गया 2-1 साल पहले उनके घर हाइडलबर्ग में जर्मनी। तो वहां पे मुझे वो एक कैसल था ऊपर, शिलास कैसल आई थिंक, वहां ले गए। तो वहां से हम, मैं और वो टीपू साहब पंजाबी में बातें कर रहे थे, तो एक बंदा पाकिस्तानी था वो गुजरा, उसने कहा जी मैं वो देख के कि ये कौन है जो पाकिस्तानी है जो उर्दू में बात कर रहे हैं या पंजाबी में लगे हो। तो बातें करते करते वो हमारे पास आ गए, जी आप कौन है? जी मैं भी पाकिस्तानी हूँ। अच्छा अच्छा, क्या हाल है, कैसे हैं? तो उसने कहा कि जी आप ऐसे करें, कल मेरे साथ ना लंच करें। तो उसने अपना बताया, खैर वो इत्तेफाक से वो जानता था, उसने कोई टीवी में देखा हुआ था। तो कहता आप मेरे साथ लंच करें, टीपू साहब पहले ही वहां पे थे। उसने कहा अगले दिन हम लंच पे चले गए। तारड़ साहब उसकी मैं आपको बात बताऊं, वो बंदा इतना सीनियर डॉक्टर है, इतना सीनियर डॉक्टर है, इतने उसने रिसर्च पेपर लिखे हैं और इतना काम किया है कि उसको हालात इस तरह के बने कि उसको पाकिस्तानी नेशनैलिटी तो छोड़नी पड़ी। वो कहते हैं कि मैं जब पाकिस्तान आता हूं तो वहां पे जो डॉक्टर हैं वो मुझे नौकरी नहीं देते, इनसिक्योर हो जाते थे। उन्होंने भी इस्लामाबाद की शिफा हॉस्पिटल का जिक्र किया, यहाँ पे हमारे एक प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा टॉप ऑफ द लाइन हॉस्पिटल है, उसका जिक्र किया कि मुझे वहां पे उन्होंने बकायदा मेरी जो सीवी थी, मेरा दिल था कहते हैं मैं पाकिस्तान सर्व करूं जाके, और वो मुझे अपने रिसर्च पेपर दिखा दिखा के बेचारे, वो मुझे अपनी क्रेडेंशियल्स बता रहा था, सियालकोट का था पीछे से मेरा ख्याल। तो वो कहे मैं आ नहीं सकता, मैं चाहता हूं आऊं लेकिन मैं नहीं आ सकता। एक बात, इस तरह की बहुत सारी मिसालें। मैं आपको एक ओबामा साहब की मिसाल दूं, मैंने उनकी ना एक बात पढ़ी तारड़ साहब, जो मुझे मेरे दिल में वो बात जो है ना सरायत कर गई। वो बात क्या, आप भी इसको बड़ा एंजॉय करेंगे। उन्होंने कहा जो बंदा 8 घंटे काम करता है उस बंदे को गरीब नहीं रहना चाहिए, और अगर एक बंदा 8 घंटे काम करता है और वो गरीब है तो इसका मतलब है सिस्टम में इनइक्वालिटी है। मैं एक मिसाल देता हूं कि पाकिस्तान में हमारे लोग 16-16 घंटे 18-18 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो पंजाबी कहते ना पूरी नहीं पैंदी। ठीक है जनाब, उधर यूरोप और अमेरिका में आप 8 घंटे काम करते हैं, आप उधर भी अपने खर्चे पूरे करते हैं, तो तुसी को $500 पीछे भी भेजते हो, अपने गांव में भी भेजते हैं। सो दैट मीन्स के काम तो वही है जो आप करें, टाइम तो वही, आप लेबर तो वही दे रहे हैं, लेकिन वो सिस्टम में इतनी इनइक्वालिटी है कि आप वो पूरे नहीं पड़ते। तो ये तो ऑब्वियसली ये एक हमारा सिस्टम में इतनी ज्यादा इनइक्वालिटी। तारड़ साहब ये इसी बात को मैं आगे लेके चलूंगा कि यही जो यूएनडीपी की रिपोर्ट है ये कहती है कि जो पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तबका है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को कहता है, जो तकरीबन $5 बिलियन से ज्यादा जो है वो ले जाते हैं। और उसके अलावा वो कहते हैं कि जो जागीरदार है वो 1.1% ऑफ द पॉपुलेशन है, लेकिन वो 22% हिस्से के मालिक हैं। और उसके बाद फिर वो बात करते हैं कि यही जो सियासतदान है जो पावर में आते हैं और फिर अपनी मर्जी के कवानीन बनाते हैं, जो कवानीन उनको सूट करते हैं, वो नहरों के रुख उधर मोड़ देते हैं जिधर उनकी जमीनें होती हैं। सो सर ये जागीरदार जो है और ये जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, ये क्या पूरी दुनिया में इसी तरह का होता है या कि ये पाकिस्तान में कोई अलहदा मिसाल है इसकी, या हमने अपने जागीरदाराना निजाम को या अपने जो जिम्मेदार है उनको रिफॉर्म नहीं किया, नीचे वाले को खाने को कुछ नहीं मिल रहा, जो 5-10 एकड़ का है उसको कोई सब्सिडी नहीं मिलती, और ऊपर वाला जो है वो अब नहरें अपनी जमीनों से ले जाते हैं। सर देखिए इसका मैं दो जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहले इसकी भी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में सबसे पहले चेंजेस की सिफारिशात जो थी वो जस्टिस कॉर्नेलियन ने बनाई थी। 3 साल उन्होंने मेहनत करके, ही वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट क्रिश्चियन जस्टिस इन पाकिस्तान। उन्होंने 3 साल रिसर्च करके तब्दीली की सिफारिशात अयूब खान को दी, लेकिन उन्होंने रद्दी में फेंक दी। उन्होंने कहा ये पॉसिबल नहीं। दूसरी चेंजेस जो थी वो मुशर्रफ साहब के दौर में जनरल तनवीर नकवी साहब को कहा गया, जो नाजम सिस्टम उन्होंने क्रिएट किया, लेकिन ब्यूरोक्रेसी ने इस तरीके से उस पर रिएक्ट किया कि जिसकी हद नहीं। उसके एक दरमियान में मैं भूल गया हूं, भुट्टो साहब ने 1973 में ब्यूरोक्रेसी को चेंज करने की कोशिश की, लेकिन आप उनका अंजाम देख लें। असल में जब आप, मैं बताना ये चाह रहा था, एक माइंड सेट बना लिया जाए जब
कि हमने लूटना किस तरह है, तो उसका तो फिर हल ही कोई नहीं ना। देखिए वो चाहे आप इंडस्ट्री लगा के, अच्छा जिम्मेदारी के बाद इंडस्ट्रियल सियासत में इंडस्ट्री तो अभी आई ना, उससे पहले तो मैंने जिस तरह बताया आपको कि सियासत और लूट मार में वही लोग आगे थे, फैमिलियां जो गोरों के पिट्ठू थे, जो गोरों के वफादार थे। अब वो चंद खानदान, सिर्फ वो जो जिस तरह मैंने बताया आपको तवाने दौलताने और कुछ इस तरह के लोग थे। और उसमें एक अफसोस के साथ मैं ये बात ये कहूंगा, लाजमी बात यहां पे मेंशन करूंगा कि करप्शन में अपने आप को बेचने में मैं खुद पंजाबी हमेशा आगे रहे हैं। अब उसमें उसका सपोर्टिंग आर्गूमेंट ये होगा, आपने देखा कि गोरे ने जब गोरा आपके पंजाब में इतना इंटरेस्ट क्यों लेता था? आपका गॉर्डन कॉलेज बना तो पंजाब में बना, आपका एफसी कॉलेज आप पंजाब में बना, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर पंजाब में है, एचईएसएन कॉलेज आपका पंजाब में है। ये सारे कॉलेजेस क्यों बनाए यहाँ पे? उसने सिर्फ एक एडवर्ड कॉलेज पेशावर में बनाया। सिंध में जितने इंस्टीट्यूशन थे वो लोगों ने खुद अपने चंदों से बनाते रहे। वो क्यों? क्योंकि फर्टाइल थे। यहां से उनको एक खास ब्रीड मिली कि जिनको आप दूसरी सोसाइटी से अलग कर दिया, उनके ऊपर रूलर बना के बिठा दिया कि मारो इनका खून निचोड़ो आप। पंजाब वॉज वेरी फर्टाइल इन दिस थिंग। अब फौरन उस चीज में अब इस तरीके से मोल्ड हो जाते हैं कि जिसकी हद को नहीं। अब मैं देखे मैं ये नहीं कहता जितने हमारे ब्यूरोक्रेसी हमारे बहन भाई हैं, लेकिन वो हमसे किस तरह डिटैच हो जाते हैं। मैंने आपको जिस तरह अर्ज की कि मेरा दोस्त था, मेरा रूममेट था पंजाब यूनिवर्सिटी में, उसने कहा मैंने सिविलियन से मिक्सअप नहीं होना मैंने। तो अगर आपके जेहन में ये इस तरह की आपने ब्यूरोक्रेसी क्रिएट करनी हो, आप इस तरह एक रूलिंग पार्टी एक बनानी हो। अब मैंने कई दफा आपके प्रोग्राम में कहा है कि मैं यहां कहते हैं तो कई लोगों के बाई नेम बता देता हूं जो बिल्कुल 19-20 ग्रेड के लोग हैं, लेकिन उनके बच्चे यहाँ पे जॉर्ज टाउन और कोलंबिया यूनिवर्सिटी और एनवाईयू में पढ़ रहे हैं। आप सोच सकते हो कितना है। मुझे कहते हैं ना ये आमदन से ज्यादा असासे। मुझे ये बताएं, नैब आपका जो डिपार्टमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ सियासतदानों के पीछे, ब्यूरोक्रेसी जुडिशरी और दूसरे लोगों के पीछे क्यों नहीं जा रहा? वो उनको इबरत का निशान क्यों नहीं बनाया जाता वहां पे? एहतसाब सिर्फ एक तबके का, वो भी इंतकामी एहतसाब है। लेकिन उसमें मैंने जिस तरह आपको अर्ज की चीमा साहब, मैं इस पे सोच सोच के थक चुका हूं कई दफा। उसकी वजह ये ना कि ठीक हम ब्यूरोक्रेसी की तो बात कर रहे हैं, हम सियासतदानों की बात तो कर रहे हैं, जुडिशरी की भी। अब मुझे ये बताएं जो मिस्त्री है उसका क्या करेंगे, सब्जी वाले का क्या करेंगे, दूध बेचने वाले का क्या करेंगे आप? ये हमने इसको आम कर दिया है, हम इसको इतना डीप रूटेड ले जा चुके हैं, हमारे बोन मैरो में जा चुकी करप्शन। हमने इसको कल्चर का हिस्सा बना दिया है। हम असल आमदन पे नहीं जाते, हलाल पे हम बिलीव ही नहीं करते। अब आप जिस तरह बात कर रहे हैं कि मैंने आपको शुरू में भी अर्ज की थी कि करप्शन पॉसिबल ही नहीं है किसी जगह भी ब्यूरोक्रेसी की मदद के बगैर, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट करे चाहे सियासतदान करे। अब वो देखें बात क्या है, मैं खुद एक बंदे को ऐसा जानता हूं जो कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट पाकिस्तान में, वो कहता है मैं जब भी टैक्स देने के लिए जाता हूँ बहुत ज्यादा टैक्स देता हूँ। मुझे टैक्स वाले कहते हैं जी इतने पैसे आप टैक्स क्यों दे रहे हैं, आधे आप खुद रखें आधे हमें दें, बाकी थोड़ा सा टैक्स दे दें। तो जब ये एक माइंड सेट होगा कि आपको गवर्नमेंट खुद बताए यार क्यों इतना टैक्स दे रहे हो यार, तुम अद्धा खाओ अद्धा सानू दो, कुछ आप थोड़ा जा दे दो, असि तो टैक्स रिटर्न बढ़ा देने। When this is what happens, कोई चेक नहीं, कोई बैलेंस नहीं। मुझे ये मैं डीएनए पे आ गया हूं, मैं खुद पाकिस्तानी हूं। मैंने क्या किया आज तक पाकिस्तान के लिए, मैंने इस्लाम के लिए क्या किया? मैं यहां पे कई दफा बड़ा परेशान होता हूं चीमा साहब, वो इस तरीके से मैंने कई दोस्तों को पूछा आज तक आपने देखा कभी कोई फायर ब्रिगेड में या यहाँ पे कोई हमारा पाकिस्तानी बगैर तनख्वाह के वॉलंटियर कर रहा हो? यहाँ पे मैंने अक्सर गोरे देखता हूँ वो गलियां साफ कर रहे होते हैं बेचारे बूढ़े, आज तक मैंने किसी पाकिस्तानी को नहीं देखा गली साफ कर रहा हो। मेरे हमने सोसाइटी के लिए हमारे कल्चर में ये है ही नहीं। मी माई सेल्फ एंड माइंड से हम ऊपर आ ही नहीं सकते। हम ना अपनी गली के बारे में सोचते हैं, अंदर से खाएंगे गली में अपने दरवाजे के सामने रूढ़ी बना देंगे, गंदगी का ढेर अपने दरवाजे के सामने। वाई? आप सोच रहे मैं इसकी बेसिस पे इवन दैट डीएनए में बड़ा इंटरेस्टेड था। मैंने अपना वो डीएनए देखने की कोशिश की है कि वाई माइंडसेट किस तरह आ रहा है वो, व्हाट्स रॉन्ग विद इट। हमारे बच्चे क्यों नहीं वॉलंटियर करते, हम क्यों नहीं वॉलंटियर कर रहे, हम सोसाइटी के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे, हम इस्लाम के लिए क्यों नहीं कुछ कर रहे? अब देखें ना, रिचुअल पे ज्यादा जोर है, उसके फंडामेंटल पे जोर ही नहीं है। हम इस्लाम को भी खराब कर रहे हैं, हम हर चीज को जिसमें पोल्यूट कर देते हैं उसकी जिस चीज में। व्हाई? व्हाट इज द बेसिक रीजन? मैं इसमें एक बात ऐड करूंगा, ये आखिरी सवाल करूंगा, ये बड़ी लंबी डिस्कशन है, जितनी मर्जी इस पे कर लें। लेकिन डॉक्टर साहब ये जो आपने इस्लाम का जिक्र किया, हमारा मजहब, मैं वो इस जो रिपोर्ट है उसमें इसको छलकती हुई इकोनॉमी बेसिकली कहते हैं ये।
तो वो रिपोर्ट में वो कहते हैं कि जब रमजान आता है तो बहुत सदका खैरात और बहुत पैसा फ्लो करता है मार्केट में, और हर तरफ पैसा ही पैसा हो जाता है, लेकिन कोई बंदा हुकूमत को टैक्स देने को तैयार नहीं है। मजहब के नाम पे आप बहुत पैसा दे देते हैं, सदका खैरात इतनी करते हैं, अरबों रुपए की कर देते हैं, लेकिन हुकूमत को आप टैक्स नहीं देते, क्योंकि आप हुकूमत पे एतबार नहीं करते कि यार ये हमारे ऊपर कोई लगाएगी, या वो समझते हैं कि खुदा को दे देना शायद ज्यादा बेहतर है, हमें को आखिरत में बचत होगी। बेशक करप्शन से मुझे बहुत सारे जो हमारे दोस्त हैं बहुत सारे मुल्कों में, वो जब ये रमजान आया तो फोन करते थे, मैसेज करते थे, भाई देखना तुम्हारे जो मुल्क में ना कि वो केले की कीमत बढ़ जाएगी, फ्रूट की कीमत बढ़ जाएगी, डबल ट्रिपल हो जाएगी। यकीन करके माने तारड़ साहब, मैं जब रमजान में फ्रूट लेने जाता था ना, तो वो उस बंदे का दिल करता सी मैं ये जो है ना खोलो इसको, और वही चीजें वही फ्रूट में आम दिनों में लेके जाता, तो उसकी आधी से भी कम कीमतें होती थी, और रमजान के दिनों में वो उसका दिल करता था मैं जितने पैसे इसे छीन लूं, ये मेरा महीना लगा हुआ है। तो जिस महीने में अक्सर हमें ये तंज किया जाता है कि आप इस महीने में लूटते हैं, जबकि ये आपके जो मजहब में इस तरह का महीना है कि आपने अच्छा इंसान बनना होता है। तो ये तारड़ साहब, ये जो टैक्स ना देना हुकूमत को, ये क्या मिसट्रस्ट ही है, और अल्लाह को दे देना करोड़ों रुपए लाखों रुपए ज़कात में दे देना, समझते हैं हमारी आखिरत संवर जाएगी, ये भी तो एक माइंडसेट है सर। बिल्कुल इसका माइंडसेट है। मैं चीमा साहब सारी जिंदगी गुजारने के बाद, बल्कि मुझे चाहिए था अर्ली शुरू करता, मैंने कुरान पाक को और नमाज को तर्जमे के साथ पढ़ना शुरू किया। हमारा सबसे मैंने एक दफा पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, एक सर्वे करना शुरू किया वहां पे, जो पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के वहां पे सारे बच्चे आते थे पढ़ने। मैंने सर्वे करना शुरू किया, 1986 की बात है, कि कितने लोगों को नमाज तर्जमे के साथ आती, तो शर्मिंदगी। अगर पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बच्चों को अगर नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, तो दूसरे पाकिस्तान की हालत क्या होगी, हम इस्लाम के साथ क्या करेंगे। मैंने खुद अब तफसीर कुरान की अब अमेरिका में इस एज में आके पढ़नी शुरू की है। काश के मैं इसको पहले पढ़ सकता। इस्लाम से और अपने इक़्तिदार से दूरियों की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने इस्लाम को एज ए फॉरेन रिलीजन ही समझा है, उसमें हम अंदर जाने की हमने कोशिश नहीं की। आधे रिचुअल अभी भी हमारे हिंदुओं वाले और दूसरे मजाहिब के हैं इस्लाम के साथ, और जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि हम रिचुअल्स पे जा रहे हैं, उसका फंडामेंटल नहीं समझ रहे, इस्लाम के स्पिरिट को नहीं समझ रहे। जिस तरह आपने पहले कहा कि रमजान, हमारे एक दोस्त से मैंने पूछा कि यार सारे जो ज्यादातर नौज बिल्ला हमारे ज्यादातर जखीरा अंदोजी करने वाले सारे अलहाज हैं, हमारे सारे ये 27वीं रात को मदीना जाते हैं, मक्का जाते हैं, लेकिन ये मैंने उनको खुद कहते सुना अपनी आंखों से कि 11 महीने के पैसे हमने 1 महीने में बनाने। तो ये फिर इसमें जिस तरह मैंने बताया है कि ये हमारी बदकिस्मती बदनसीबी, क्या इस पे जितना भी कहा जाए कम है। और अभी वो कहते हैं कि रिलीफ इज नॉट इनसाइड। ये ब्लीडिंग का प्रोसेस देखें आप, जब मरीज एक इमरजेंसी में जाता है तो डॉक्टर सबसे पहले उसकी ब्लीडिंग रोकते हैं, फिर उस पर रिकवरी पे आते हैं, फिर उसकी ट्रीटमेंट पे आते हैं। हमारी ब्लीडिंग नहीं रुक रही, सबसे बड़ी बदकिस्मती। 73 साल की ब्लीडिंग है और रुकने का कोई नाम नहीं है, कोई नजर नहीं आ रहा कि कब रुकेगी। और ये जो इमरान खान साहब ने नैब बनाई, नैब को बड़ा एम्पावर किया और कहा जी के केस बनाओ, उससे भी पता चला कि ये जितने भी सियासतदान आते हैं, ये जो कहते हैं हमने ये जो लोग करप्शन करते हैं उनको सजाएं देनी है, वो सारा सियासी खेल होता है, और बाद में इमरान खान साहब ही साइन करते हैं और नवाज शरीफ साहब को भेज देते हैं। तो पता चलता है कि यार मैंने तो बड़ा पाकिस्तान में ये कहा है कि पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है और जो पाकिस्तान का जस्टिस सिस्टम है इतना कमजोर था कि आप एक बंदे को जो जेल में सजा काट रहा है, आपको उसको बाहर भेजना पड़ा क्योंकि आपको था कि ये मर गया तो ये हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। आपका अदालती निज़ाम सजा नहीं दे सकता। आपने हर चीज पोलिटिसाइज कर दी हुई है कि आपको ट्रस्ट ही नहीं है कि जो आपने फैसले किए हैं वो फैसले सही है, आपको उनको बाहर भेजना पड़ा तो आपने क्या एहतसाब करना है। तो गरीब आदमी फिर जेल में जाएगा, अमीर बाहर जाएगा। भाई यही दो निज़ाम है ना, एक नहीं दो पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान तो दो ही आज भी। तो थैंक यू वेरी मच तारड़ साहब फॉर योर वंडरफुल एनालिसिस, और हमें हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग देने का चीज में बड़ा मजा आया। बहुत मेहरबानी, थैंक यू सर।